चल आज हम लोग एक नया पेपर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिक्स जो बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्टैटिक्स से हम लोग एस्टिमेट करते किसी भी जो घटना होने वाली है, तो याद रखें स्टैटिक्स कभी भी हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं देता, एक एस्टिमेटेड वैल्यू देता है। और साथ ही जैसे बहुत सारे ऐसे टूल हैं, स्टैटिस्टिकल टूल हैं, जैसे पढ़ते हैं मीन है, मीडियन है, मोड है। इसके अलावा फिर हम लोग बहुत सारे इसमें चैप्टर, स्टैंडर्ड डिविएशन, रैंक्स, बहुत सारे इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका हर क्षेत्र में यूज है, ना सिर्फ इकोनॉमिक्स में बल्कि मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़बरदस्त यूज है। इसके अलावा जो भी लोग रिसर्च करते हैं, चाहे वो जिस विषय के भी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मास कम्युनिकेशन हो, या फिर साइंस वाले विद्यार्थी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जितने इधर सारे सभी चीज़ में रिसर्च में जो है स्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा आगे अब रिसर्च करते हैं, मान लो कि एमए करते हैं, पीजी जिसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी इसको पढ़ना है। और आगे टॉपिक होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में स्टैटिक्स ही पढ़ना है। रिसर्च कैसे कीजिएगा? डेटा के आधार पर। और डेटा का अध्ययन क्या करते हैं? स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ डेटा। हम लोग डेटा का अध्ययन, उसी डेटा पर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। बिना डेटा का हम कैसे कुछ काम कर सकते हैं? कुछ भी काम करना होता है हमें डेटा चाहिए। जैसे है कि गरीबी को दूर करने का उपाय, दूर करने का उपाय कब मिले? जब हमें पता चले कितना गरीबी है, क्यों गरीबी है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं गरीबी, गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन नहीं है। तो कितना लोग को मिल रहा है, कितना लोग को नहीं मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए स्टैटिक्स एक इम्पॉर्टेंट विषय है। और जैसे कि अगर आप बीए में स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं या एमए में स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है, जो एनसीईआरटी का हो या कोई रेफरेंस बुक हो 11th का, उस स्टैटिक्स को पढ़ लीजिए। उसमें इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका। क्योंकि ये तो एक एडवांस स्टैटिक्स पढ़िएगा। यहाँ पे एडवांस स्टैटिक्स में हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। क्योंकि 11th 12th में पढ़ते हो तो हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़ना है। डेट मीन्स कि हमें लॉग के द्वारा भी हम लोग निकालेंगे वैल्यू, लॉग का उपयोग होता है, तो लॉग भी सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को लॉग नहीं आता होगा, तो लॉग टेबल देखना सिखाएंगे। फिर सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं मीजर ऑफ डिस्पर्सन, है ना, जिसमें आप लोग जो है पढ़ते हैं रैंक पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक पढ़ते हैं, मीन डिविएशन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ते हैं, वेरिएंस पढ़ते हैं, लॉरेंज कर्व पढ़ते हैं। लॉरेंज कर्व को देखते हो इंडियन इकोनॉमी से बहुत ज़बरदस्त उपयोग है इनइक्वालिटी को मापने में, लॉरेंज कर्व का भी यूज है। तो इन सभी के इस बारे में हम लोग सीखेंगे। जितने सारे ग्राफ वगैरह आप देखते हैं पेपर में, इकोनॉमिक्स टाइम्स में या फिर और किसी मैगजीन वगैरह में, तो ग्राफ कैसे डिराइव होता है वो स्टैटिक्स में हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हमारा SSP एक पैकेज भी होता है ना, सोशल साइंस पैकेज होता है, जिसको हम लोग कंप्यूटराइज तरीके से भी स्टैटिक्स को कैसे उपयोग करेंगे उसमें हम लोग सीख पाते हैं आगे रिसर्च में। उसके बाद हमारा एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हाइयर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस डिमांड पढ़ते ना हम लोग। उसी तरीके से प्राइस अगर कम होगा, डिमांड कितना बढ़ेगा, घटेगा। तीन सभी चीज़ का हम लोग कोरिलेशन में पढ़ते हैं, रिग्रेशन में पढ़ते हैं। फिर कोरिलेशन और रिग्रेशन में हम लोग रिलेशंस पढ़ते हैं। उसे हम लोग आता है टाइम सीरीज, टाइम सीरीज पढ़ते हैं। टाइम सीरीज का जैसे पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, 1911 में पॉपुलेशन इतना है, 21 में इतना है, 31 में इतना है, 41 में इतना है, करते करते 11 में इतना है, 21 में इतना, 31 में कितना होगा। तो पिछला डेटा के आधार पर आगे का फोरकास्टिंग हम लोग कर सकते हैं। तो इसका हम लोग टाइम सीरीज में करते हैं। उसी तरह सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स, लोग कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो एस्टिमेट करते हैं ना,
तो हाउ दीज थिंग आर एस्टिमेटेड, दीज आर मेजर विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। उसमें एक टाइम सीरीज टॉपिक्स होता है, फिर एक्स्ट्रा इंट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, इंडेक्स नंबर, इन सभी का उपयोग होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ने के बाद थोड़ा सा पहले आप लोग को हम पढ़ाएंगे फिर प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको सेट थ्योरी पढ़ना है, तो सेट थ्योरी हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आप पढ़े होंगे, नहीं तो फिर पढ़ा देंगे थोड़ा सा, लेकिन सेट थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, रिलेशंस पढ़ लीजिएगा। सेट थ्योरी बहुत आसान है, 10th के 11th 12th के किताब में भी आपको दिया हुआ है ना, या फिर अगर आईसीसी बोर्ड की किताब लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा से दिया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जो है जो टेबल है पीछे जो देखते रहते होंगे कि एक लंबे समय से कि पीछे में टेबल है, वो बचपन से देख रहे हैं 9-10 से पहले से, लेकिन टेबल का उपयोग क्या हम लोग नहीं जानते हैं, तो वो स्टैटिक्स में आप सीख जाइएगा, है ना। बहुत सारा टेबल है उस सभी को सिखाएंगे। फिर आपका इसमें एक चैप्टर्स होता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें भी बहुत सारे सब यूनिट होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इतना पढ़ लेने के बाद आगे आपको पीजी करना हो या किसी भी एग्जामिनेशन देना हो तो सारा क्वेश्चन बन जाता है। अब सवाल है कि सर किताब कौन सा खरीदेंगे, बुक्स कौन सा खरीदेंगे। वैसे बुक्स एक रखिए, बाकी तो हम यहाँ बताएंगे ही, तो कुछ यहाँ से देंगे सपोर्टिंग मटेरियल। सबसे पहला किताब अगर स्टैटिक्स से छूटा हुआ नाता है तो सबसे पहले जो 11th का स्टैटिस्टिक्स है, किसी भी राइटर का हो जो आपको पसंद है। ऐसे तो हम NCERT ही करते हैं, NCERT में लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम दिया हुआ है, तो किसी रेफरेंस बुक ले लीजिए। रेफरेंस बुक में आप ओवरी एंड जैन को उठा सकते हैं, इसकी स्टैटिक्स आती है पहला। दूसरा है कि संदीप गर्ग का भी आता है 11th का स्टैटिक्स, संदीप गर्ग का भी आता है। उसके बाद दीपा श्री का भी आता है, दीपा श्री का भी आता है, अनुपम अग्रवाल का भी है, इंद्रजीत कुमार का, बहुत सारा मार्केट में बुक्स है। आप देखिए जो ज़रूरत के हिसाब से है उस बुक्स को मार्केट से ले लीजिए, फिर ऑनलाइन मंगा लीजिए, फिर पुराना किताब भी मिलता है। स्टैटिक्स में तो इसमें कुछ चेंज होगा नहीं। तो यहाँ से क्या पढ़िएगा, तो यहाँ से थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लीजिएगा। डैट मीन्स कि थियोरेटिकल पार्ट क्या, तो थियोरेटिकल पार्ट में जो आपका डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है ना, और या फिर टेबुलेशन वगैरह है, ग्राफ वगैरह बनाने का है, ये सारा चीज़ में आप आराम से सीख जाइएगा। उसके बाद फिर आपको जो है इस किताब मतलब कि इतना कर लेने के बाद फिर हम लोग एक बुक्स है, ऐसे हम लोग एसबी गुप्ता है या फिर DH एल्हांस है। DH एल्हांस ले लीजिए, एल्हांस में सब कुछ दिया हुआ है, DH एल्हांस है, बहुत सारी बुक्स हैं। तो जो आपको पसंद हो पसंद ले लीजिए, क्योंकि आपका अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। तो जो बुक्स आपको लगे उस बुक को ले लीजिए, हर बुक से क्वेश्चन बनाइए और साथ ही साथ इसका थ्योरेटिकल पार्ट पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे UGC नेट का एग्जाम देते हैं, किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट से भी क्वेश्चन पूछता है। तो अब चूंकि है क्या कि हमको या आपको स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स नहीं सीखना है, हमें सीखना है कि हाउ वी यूज स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स में या स्टैटिक या फिर मैथमेटिक्स का या स्टैटिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर आपका है आने वाला, और डैट मीन्स कि ये जो पेपर है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप मन आपका नहीं हुएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं कंटिन्यू रहिएगा। स्टैटिक्स का हर प्रॉब्लम आने वाला कल में आपको आसानी तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक्स का जो पहला क्लास है, पहला क्लास में हम लोग शुरू करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी से, है ना। इसके पहले का जो पार्ट है कथा कहानी वो सब पढ़िएगा, उसका नोट्स वगैरह दिया जाएगा, है ना। ये उसका भी आपको लेक्चर हम दे देंगे अलग से, लेकिन आपका जो है यहाँ हम शुरू करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी से। और सेंट्रल टेंडेंसी में भी हम आपको पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड, यहाँ तक पढ़े वो 9th-10th में भी। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो चीज़ जुड़ जाएगा, और इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, उपयोग करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करेंगे हम लोग यहीं से। चलिए शुरू करते हैं, इसको लिख लीजिए, लिखना है तो किताब का नाम। वैसे सपोर्टिंग मटेरियल हम यहाँ से देंगे, जो भी है बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी में हैं किसी कॉलेज में तो वहाँ से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चलो लिखते हैं सेंट्रल
है ना, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या टॉपिक दे दीजिए आपका, सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले लिखिए मीनिंग्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीनिंग्स ऑफ सेंट्रल जैसा कि नाम से लग रहा है सेंट्रल वैल्यू निकालना है ना, मतलब मीन वैल्यू को निकालना है। लिखिए द एवरेज, ऐसे लिखो, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल लिखो, ए सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू, ए सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू एन एवरेज और ए सेंट्रल वैल्यू of a statistical series है ना। अब लिखिए मीनिंग्स ऑफ एवरेज, अब क्या लिखिएगा, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है तो एवरेज है, मीनिंग्स ऑफ एवरेज, मीनिंग्स ऑफ एवरेज। लिखिए एन एवरेज इज ए फिगर, एन एवरेज इज ए फिगर that represent the whole group, an average is a figure that represent the whole group। एवरेज क्या मतलब पूरे ग्रुप को बताता है। जैसे क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, किसके एवरेज इनकम क्या पेरेंट्स का, तो यानी कि पूरे लोग को बता रहा है ना, उसमें किसी कम बेसी हो सकता है, लेकिन एवरेज क्या है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिस ग्रुप को हम बताना चाहते हैं। क्लियर, और लिख लीजिए करके, एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू, एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू within the range of the data, within the range of the data that is used to represent all of the value in the series, full stop। since an average is somewhere within the range of data, comma, it is sometimes called measures of central value, it is sometimes called measures of central value, it is sometimes called measure of central value। ठीक है, अब लिखो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, क्या लिखिएगा, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए दो पार्ट में, एक होता है पोजिशनल एवरेज और दूसरा होता है मैथमेटिकल एवरेज, है ना। लिखिए इसे, मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है
पोजिशनल एवरेज, है ना। इसमें फिर देखेंगे कौन कौन है। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, इसमें 1 2 करके लिखिए। मैथमेटिकल में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्या लिखिएगा? अर्थमेटिक मीन, हाँ शॉर्ट में लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसमें लिखिएगा मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड, है ना। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। ठीक है, मोड। मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा मैथमेटिकल एवरेज है, उसमें ऑप्शन चुनिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पोजिशन है, इसमें चुनिएगा। तो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस आपके लिए है, इसके अलग से और थ्योरी बताएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग को इसमें मैथमेटिकली पहले इसको देखते हैं हम लोग। अब लिखिए सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, क्या लिखिएगा? अर्थमेटिक मीन, है ना। देखिए मीनिंग, ठीक है, लिखो मीनिंग। अर्थमेटिक मीन इज ए सिंपल एवरेज, अर्थमेटिक मीन इज ए सिंपल एवरेज of all item in a series, it is the simplest measure of central tendencies, it is the simplest measure of central tendencies, full stop. The arithmetic mean of a series is the arithmetic mean of a series is simply called mean, simply called mean, है ना, simply called mean. It is represented by, है ना, it is represented by x बार, है ना। या किसी और से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर दिया होता है उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कुछ और भी ले सकते हैं, y है, a है, कुछ भी ले सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई x बार, क्लियर है ना। अब लिखिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन अर्थमेटिक मीन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, चाहे लिखो पहले ऐसे लिख लो, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, है ना। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। 1 2 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, क्लियर। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, पहला लिखो सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा लिखिए वेटेड अर्थमेटिक मीन।
वेटेड अर्थमेटिक मीन। है ना। अब लिखो, फिर नेक्स्ट हेडिंग शुरू कर रहे हैं, लिख हेडिंग दे दीजिए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन, है ना। अनग्रुप्ड डेटा, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। क्या लिखेंगे, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा कर दो पहले हेडिंग, अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा। ठीक है, फिर हेडिंग दे दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, है ना। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या लिखेंगे, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज को, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता। ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद लिखिए, इसमें भी होता है 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, है ना। देखो, जो इंडिविजुअल सीरीज हुआ ना, इसमें भी हम 3 मेथड है। पहला क्या है तो देखते हैं, दूसरा देखेंगे और तीसरा देखेंगे। पहला को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x बाई n, सब बताएंगे। और ये होता है शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d बाई n, सब बता रहे हैं मतलब। और एक होता है ना, स्टेप डिविएशन मेथड। इसका क्या होगा, तो होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा 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 होता है d डैश बाई n, है ना, जहां पर x बार मीन को रिप्रेजेंट करता है ना। और n क्या है, नंबर ऑफ आइटम, जैसे कितना नंबर है, मान लो 2 4 6 8 10, 5 है, n 5 हो गया। a का मतलब एज्यूम्ड मीन, बताएंगे आगे। एज्यूम्ड की मीन का मतलब होता है कि जो नंबर दिया उसी से किसी को मान लीजिए, या बाहर से भी मान सकते हो, वैल्यू उतना ही आएगा, हम बताएंगे सब करके। फिर जो d, देखो यहाँ जो d होता है ना बाबू, d इक्वल टू होता है, लिख लो साइड में, d इक्वल टू होता है x माइनस a, और जो d डैश होता है वो होता है x माइनस a बाई c का मतलब है कॉमन फैक्टर। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। c का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। ठीक है,
ठीक है ना। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हटा दे इसको। देखो जैसे सिंपल दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, कल क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट, है ना, अर्थमेटिक मीन फ्रॉम गिवन सीरीज ऑफ डेटा। जैसे दिया हुआ मान लो 2, 4, 6, 8, 10, यही रहेगा मीन निकालना। जब भी कुछ रहे तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, है ना, इस तरह से। और टेबल में सबसे पहले लिखते हैं इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये अनग्रुप डेटा है, तो हमें चाहिए कितना नंबर ही है। तो देख लीजिए 5 है, तो 5 एक 6 कॉलम बना लीजिए, 7 कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम में देंगे सीरियल नंबर, क्या है 1, 2, 3, 4, 5, हालांकि एक और चाहिए, नीचे बनाते हैं, है ना। और इसमें क्या लिखेंगे, जो वैल्यू है इसको x मान लेते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, क्लियर। और देखो ये हम बना रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से बहुत ही सिंपल है। x बार इक्वल टू क्या होता है बाबू, सिग्मा x बाई n, n कितना दिया हुआ है 5, 1, 2, 3, 4, 5, n इक्वल टू 5 हो गया। सिग्मा x कितना आएगा, जोड़िएगा 30 आएगा, तो 30 कर लीजिए, तो वैल्यू कितना आएगा 6, यानी x बार इक्वल टू 6, यही आंसर। मतलब सिंपल है, ठीक है। कितना हो गया 6। ठीक है, जिसको दिक्कत है वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखो हटाते हैं, अब इसी क्वेश्चन को मान ले बनाना है हमें, क्या, किस मेथड से, हटा देते हैं सब, शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या होता है बाबू, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d बाई n होता है ना। a मतलब एज्यूम, किसी को मान लीजिए, किसी को मान सकते हैं, लेकिन समानता बीच वाले को मानते ताकि एक वैल्यू 0 हो जाए तो कैलकुलेशन में आसानी हो। एक और कॉलम बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको बढ़ा दो, यहाँ लिखेंगे d इक्वल टू x माइनस a, यहाँ लिख देंगे a इक्वल टू कितना माने हैं 6 माने हैं। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, माइनस 6, माइनस 6, माइनस 6, माइनस 6, कितना हो जाएगा देखो, -4, -2, 0, कितना होगा 2 और 4, कितना हो गया जी -6, कितना हो गया +6, तो सिग्मा डी कितना हो गया 0। तो देखो x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कितना है 6 प्लस a 0 बटा कितना 5, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 0, कितना हो गया 6, पहले वाला कितना है 6, अब कितना है 6, क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और मेथड है, तो अगले क्लास में फिर काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे।